होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो वाला डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव, ये जो है चैप्टर 1 ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा नंबर वीडियो है, और ठीक है ना। और इसमें जो है पिछला वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे, समझ चुके थे। और आज जो है 30 के बाद जो क्वेश्चंस बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लोग देखेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए कुछ समस्या आ गया हुआ है, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। हम सोचे क्योंकि थोड़ा सा कम गमहौरी वगैरह यार बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए कपड़ा पहनना बड़ी मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सर्दी उर्दी भी हो गया है, इसके वजह से वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल है। बात समझे कि नहीं? अच्छा नहीं लगेगा, बार बार नाक पूछते रहेंगे ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इस वीडियो में हम लोग अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को हम डाले हुए हैं 8 को वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो डाले हैं, 12 मिनट 14 मिनट का वीडियो डाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। और जो भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ पे ज्वाइन होइए, ठीक है ना। एडुवानी मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम में, वहाँ पे जाइए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। एडुवानी फैमिली के नाम से होगा, फैमिली, ठीक है ना, एडुवानी के नाम से होगा। तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और वहाँ पे जो भी नोट्स होता है हमेशा हम वहाँ पे डालते रहते हैं, और वहाँ से आप नोट्स लेकर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मस्त एक नोट्स होगा, ठीक है ना। जो टॉपर्स का सोचते हैं ना नोट्स, उससे लाख गुना बढ़िया नोट्स देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अभी बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ध्यान में पहले रखिएगा, क्वेश्चन खूब आराम आराम से समझिएगा। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? योजना आयोग। खूब ध्यान से सुनते चलिएगा, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? योजना आयोग, ठीक है ना। अब पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन होगा? तो याद रखिएगा, अंतिम पंचवर्षीय योजना जो था ना वो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पर पूछा हुआ है, उसका जो अवधि था, समय था, वो 2012 से 2017 में के बीच था। सोचिए कि 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत हो चुका था, जबकि मोदी जी योजना आयोग को भंग कर दिए। इस आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिए। क्या बना दिए? नीति आयोग। ये नीति आयोग का शुरुआत कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 2015 ईस्वी को। और थोड़ा सा आप दिमाग से सोचिए, नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को, तब तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुका था। तो मोदी जी इस पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक नहीं ना सकते थे, इसीलिए सोचे कि ठीक है इसको पहले ख़त्म हो जाता है। 2012 से शुरू हुआ था, 2017 में ख़त्म हुआ, यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं होगा। इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा? 2012 से 2017, ठीक है ना। एग्जाम में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश का विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, यानी तीनों होगा। तो डी नंबर में क्या ऑप्शन दिया आपका? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ध्यान रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, यानी 1951 से 56 के बीच शुरू हुआ था। योजना आयोग तो जस्ट बताएं कि योजना आयोग इसको तैयार करता था पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री। सब क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, तब मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा सा पंचवर्षीय गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? सुनिए, तो 12वीं का क्या था? 2012 से 2017। तो 11 का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर 11वीं जो पंचवर्षीय योजना होगा वो 2007 से लेकर के 12 तक होगा, तब ना 12 से फिर 17 होगा। तो इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? 2007 से 2012, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, ठीक है ना। 6 अक्टूबर 1952 को योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष। जबकि नीति आयोग जो वर्तमान में चल रहा है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दिमाग में ये बैठा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक, अच्छा विकास पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए जब भी विकास पूछेगा तो दोनों होगा, परिणात्मक होगा और गुणात्मक होगा। लेकिन वही वृद्धि पूछेगा तो केवल गुणात्मक होगा,
ठीक है ना, केवल गुणात्मक होगा। राष्ट्रीय विकास पूछेगा तो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से सी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से ए और बी दोनों सही होगा। जबकि अगर कहेगा आर्थिक विकास के अलावा वृद्धि कहेगा, आर्थिक वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, केवल गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1951 में वही ना प्रधानमंत्री थे, 1950 में, सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उलझा दिया। देखिए मध्य प्रदेश है, बिहार है, लेकिन उड़ीसा का कहीं पे यहाँ चर्चा नहीं होता है। यहाँ यू से उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन उड़ीसा भी जो है ना वो बीमारू राज्य में आता है, लेकिन ये जो ट्रिक बना हुआ है इसमें बीमारू राज्य में उड़ीसा नहीं आता है। तो इनमें से डी नंबर आपका सही होगा, ठीक है ना। बीमारू राज्य में उड़ीसा भी आता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा गया हुआ बीमारू, इससे वो वर्ड नहीं बनता है, बीमारू उड़ीसा शब्द नहीं निकलता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि जो बीमारू राज्य के यानी बीमारू शब्द के अंतर्गत जो आने वाला जो शब्द है वही बीमारू होगा। बीमारू का सिंपल मतलब होता है वैसा राज्य जहाँ की आर्थिक जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है ना। तो एक तरह से उस राज्यों को वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम होगा, तो वैसे राज्यों को हम बीमारू राज्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से सब हो जाएगा। कह रहा है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया, जन आंदोलन, यानी बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया, जन आंदोलन। कह रहा है इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है। अगर कहेगा आधारभूत संरचना नहीं है तो पानी, पानी क्या होगा आपका, आधारभूत संरचना नहीं होगा ना यार। अरे यार गलती क्या टिप आ गया यार, पानी क्या हो जाएगा, आधारभूत संरचना नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि उद्योग, बिजली, सड़क ये आधारभूत संरचना में आपको हम कंसेप्ट में बताए थे कि आधारभूत संरचना क्या होता है, ठीक है ना। वे सभी सुविधाएं या फिर वे सभी सेवाएं जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास एवं लोगों के वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं, लोगों के रहन सहन ऊंचा होता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, तो उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं। सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन करेगा मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में, निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्टरशिप में, ठीक है ना, किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था। तो आपको पहले ही बताए थे महबूब उल हक। ये महबूब उल हक कौन थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे, बांग्लादेश, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया हुआ था कि मानव विकास रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन यानी शिक्षा और प्लस हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ये तीनों के बेस पर तैयार किया जाना चाहिए। और यूएनडीपी इस बात को माना और उसके हिसाब से यूएनडीपी तैयार किया। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 126, ऐसे 131 नंबर स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया, तो महबूब उल हक, अभी जस्ट चर्चा की है। अगला कर है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है, यानी भारत में आपको पता ही है 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रथम बात समझिए कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है मतलब तैयार तो किया था योजना आयोग, तैयार कौन किया था, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग, लेकिन उसको जो है एक तरह से आप देश के सामने जो है प्रस्तुत करना कौन किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें सबसे ऊपर जो राज्य था वो केरल था, ठीक है ना। अब मानव विकास रिपोर्ट में वो राज्य सबसे ऊपर होता है जिसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, जहाँ का हेल्थ सेक्टर अच्छा होता है, एजुकेशन में मतलब कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता है, वहाँ के लोग साक्षर होते हैं ज़्यादातर, तो केरल इन सभी मामलों में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला विकास रिपोर्ट जारी कब हुआ था, तो 2002 में, अभी जस्ट बात किए। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के हिसाब से अगर देखिएगा तो 28,000 रुपया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, अगर कहेगा घटक है गैर आर्थिक आधारभूत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर आर्थिक पूछेगा तो शिक्षा, अगर आर्थिक पूछेगा तो वित्त, संचार, यातायात सब हो जाएगा। तो यहाँ पर गैर आर्थिक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना, क्वेश्चन फिर से आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वित्त। अगला क्वेश्चन करें क्या, कहाँ किसने कहा बिहार के विकास के बिना राज्य का भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा हुआ था
कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे, बिहार में किसकी प्रधानता है, तो देखिए बिहार में कृषि की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कृषि, क्योंकि बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। करें कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? अगर भारत का पूछा जाए तो 121.2 करोड़, क्या हो जाएगा? 121.2 करोड़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्तमान में बिहार का साक्षरता दर। देखिए बिहार का साक्षरता दर कह रहा है, तो जब बिहार पूछेगा तो ध्यान में आपको रखना है, अगर बिहार पूछ दे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 59.68 नहीं भाई, यहाँ पर तो ये भारत का, इसमें बिहार का तो 63.85 लगभग होगा, ठीक है ना, जबकि ये भारत का साक्षरता दर 73.39 होगा। यहाँ बिहार का पूछेगा तो 63.85, जबकि ये भारत, ये क्या हो जाएगा? भारत, इसके जगह पर भारत होगा। भारत का साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 73.39। यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, भारत का साक्षरता दर 73 यानी बी नंबर 73.39, जबकि बिहार का साक्षरता दर 63.85, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें क्या, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या होगा? तो वही कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था? यहाँ पर देखिएगा 10,38,04,637 लोग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? बाढ़। तो कहेगा क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो उत्तर बिहार। कौन सा बिहार? उत्तर बिहार जो है ये बाढ़ से प्रभावित है। करे क्या, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य आगे है? अगर विकास दर के मामले में देखेंगे तो केरल राज्य सबसे आगे है, पीछे बिहार हो जाएगा। करे 2011 जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? तो वही बात है यहाँ पर 63.82, वही है 63.85 या 82, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। पिछला जो देखे थे 73.39, ये जो था भारत का साक्षरता दर था। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान। अगला, बिहार में कौन पिछड़ा राज्य है? सर निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य था? बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन करेगा, किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। करे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना था? तो याद रखिएगा ये 11.03%। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना हुआ था। अगला क्वेश्चन करेक्ट क्या, कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? यानी क्वेश्चन समझिए, कृषि जनित उद्योग के विकास से। देखिए बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, तो इसलिए बिहार में अगर कृषि जनित उद्योग बैठाया जाए तो बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार का विकास हो सकता है। जैसे कृषि जनित उद्योग का सिंपल मतलब होता है वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल जो होता है वो कृषि से आता है। जैसे मान लीजिए चीनी उद्योग, चीनी मिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्योंकि दूसरा जूट क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा बिस्किट उस्किट का कारखाना बैठा सकते हैं, बात समझे कि नहीं? तो इस तरह क्या होगा कि ऐसे ऐसे कारखाना बैठाए जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कृषि से उत्पादन हो रहा है वस्तु है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सके, सामान का उत्पादन कर सके। और कर मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? देखिए मानव का न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है ना, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। अब इसमें दो चीज़ और जुट गया, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। अगर अपने देश को विकास करना, देश का विकास करना है, लोगों का विकास करना है, मानव विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी लोगों को, जो शहर में रहने वाले लोग हैं तो उनको गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो कैलोरी मात्रा है वो है 2100 कैलोरी, ठीक है ना। जब गांव में कहेगा ग्रामीण इलाका में तो 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा क्या होती है? 2400 कैलोरी होती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए करें कि नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों तक काम की गारंटी? तो 100 दिन तक। नरेगा में कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन तक। आप ध्यान देखिए यहाँ पर 2 फरवरी 2006 को ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव में, बांदावली जिला के अनंतपुर गांव में ये पहली बार क्या हो चुका था? पहली बार
ये जो मनरेगा जो है शुरू मैंने नरेगा जो है स्कीम जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इसमें साल में कितने दिन काम दिया जाता है? कम से कम 100 दिन का काम दिया जाता है। बात समझ आ रहा है? अगर बात क्वेश्चन पूछे कि पूरे भारत में नरेगा किस वर्ष लागू हो गया, तो 2008 में। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया? मनरेगा कब किया गया? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन है 2009 को। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नरेगा का नाम बदल के इसको मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है ना। क्यों मनरेगा कर दिया गया? क्योंकि महात्मा गांधी से नाम से जोड़ दिया गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए अब जो है टोटल आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस हम लोग 66 को पूरा कर लिए 2 वीडियो में। पिछला वीडियो भी भाई साहब हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए जो नहीं देखे होंगे। नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए और वहाँ एडुवानी में ज्वाइन हो जाइए, टोटल नोट्स दे देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्त के पास जा करके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आ जाके 2-4 थप्पड़ लगाइए और बोलिए उसको भी चैनल सब्सक्राइब करे, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।